आप कब शादी करेंगी? शादी का विचार आपके मन में है? और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है। लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा, तो सबके सामने होगा। सब सुनेंगे नाज़रीन इक़रा हसन की एक इंटरव्यू जो अपने शादी को लेकर कुछ बातें कही हैं। उससे पहले बता दो दोस्तों, कैराने से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इक़रा हसन ने 66,000 वोटों से अधिक जीत दर्ज की। चलिए पहले सुनते हैं वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस दौरान जो 22 का चुनाव है, उससे बिल्कुल पहले मेरे भाई को जेल भेज दिया गया था और बिल्कुल ये कोशिश थी कि मेरी माँ जो कि राजनीति में थी उन्हें भी दूर कर दिया, मेरे भाई को जेल भेज दिया। बीजेपी बस ये चाहती थी कि ज़बरदस्ती वो कैराना की सीट जीत जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने मेरे भाई को जेल में बैठे बैठे जिताया। तो ये लोगों का प्यार है और वो जानते हैं किस तरीके से मेरे भाई काम करते हैं और किस तरीके के वो व्यक्ति हैं। और उन्होंने बहुत करारा जवाब भाजपा को दिया है। 30,000 के करीब वोटों से मेरे भाई विधानसभा चुनाव जीते थे। तो मुझे लगता है वो तमाचा जनता ने खुद दे दिया है बीजेपी को। दिल्ली में पली बड़ी, लंदन में जाकर इंटरनेशनल लॉ किया और चुनाव यूपी से लड़ी। जी दिल्ली में मेरी बचपन से मैं दिल्ली रही हूँ, स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं से हुआ है। लेकिन लंदन तो मैं सिर्फ एक मास्टर्स के लिए गई थी, तो ज़्यादा सिर्फ मास्टर्स के लिए? जी, तो एक डेढ़ साल के लिए, और फिर कोरोना हो गया था तो मुझे। और वहाँ CAA की लड़ाई लड़ी आपने? लड़ाई तो यहाँ लड़ी जा रही थी। हम जो भी सपोर्ट उस टाइम हो सकता था, क्योंकि हम अपने मुल्क नहीं आ सकते थे, तो वहीं से जो हमारे लोग यहाँ पर जिस कानून को लेकर परेशान थे, हम सभी ने वहाँ पर प्रयास किया कि हम भी उसमें अपना कोई योगदान दे सके। तो वही एक छोटी कोशिश थी जो सबको देखने को मिली। और यूपी घर है और मेरे जो पिताजी हैं उनकी खून पसीने की मेहनत है, उनकी कर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि बन गई है। तो यूपी घर है लेकिन दिल्ली में दिल है। दिल्ली में दिल है? दिल्ली में दिल लग गया है आपका? बिल्कुल, दिल पहले से लगा हुआ था। अब बस कुछ बड़े लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला, पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिला, तो वो सब अभी नया है और वहाँ के तौर तरीके नए हैं जिनको सीखने की कोशिश है। लेकिन वैसे तो दिल्ली से पुरानी जान पहचान है ही। आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया से कितनी मदद मिली आपको इलेक्शन में? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि अपनी कैंपेन हम सिर्फ अपने एरिया में चला सकते हैं, पर जिस तरीके से दूर दूर से लोग मिलने आ रहे हैं और मुबारकबाद देने आ रहे हैं और दुआएं करते हैं लोग दूर बैठे हुए, तो मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है इस जीत में। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरा किसी भी तरीके से सपोर्ट किया है। और बस यही मेरी कोशिश है कि मैं उन सब की उम्मीदें जितनी भी हैं उन पर खरी उतर सकूँ और सबकी आवाज़ बन सकूँ। आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक क्यों फेल किया और आपकी जीत का क्या कारण है? मोदी मैजिक इसलिए फ़ेल किया क्योंकि वो अब सिर्फ हवा में रह गए थे, हवा में ऑपरेट कर रही थी बीजेपी। उनका ना तो लोगों से कोई जुड़ाव रहा था, ना लोगों के धरातल के मुद्दों से कोई जुड़ाव रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर ऊपर से वो अपना जादू चलाना चाह रहे थे और वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। उन्हें 2 टर्म का वक्त मिला, डबल इंजन की सरकार मिली, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो किसानों का MSP भी तय नहीं कर पाए हैं और आय दुगनी करने की उन्होंने बात करी थी। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो किसान बहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर हर जात बिरादरी के लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो और वहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसके बावजूद भी वहाँ के लोगों की समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो अगर आप सिर्फ अपने ही बबल में खो जाएंगे और आप जनता की फ़िक्र नहीं करेंगे, सिर्फ जीतने की फ़िक्र करेंगे, तो उनका हाल इसी तरीके से हो जाता है। थोड़ी कसर रह गई है पर मुझे लगता है अगली बार वो भी पूरी हो जाएगी। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और आपने खुद कहा कि मैं बहुत ऊंचा नहीं बोल सकती। पार्लियामेंट में कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि आपकी तो आवाज़ दब जाएगी?
जी, बिल्कुल, अभी मैं ये देख रही थी और सोच भी रही थी वहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत के दिन से ही हंगामा होने लगा। तो लेकिन मेरी आवाज़ ज़रूर कम है लेकिन मेरी हिम्मत कम नहीं है और मैंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। तो मुझे लगता है कि मेरी हिम्मत इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। थोड़ा वक़्त लगेगा शायद वहाँ के तौर तरीके सीखने में, लेकिन मुझे ये जो मौका मिला है उसको मैं गँवाना नहीं चाहती। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस भी तरीके से हो मैं लोगों की आवाज़ उठाऊँ, वहाँ पर उनके मुद्दे उठा सकूँ और ज़रूरी नहीं है चिल्लाकर ही अपनी बात दूसरे तक पहुँचाई जाए। मुझे लगता है कि बहुत तरीके से भी आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं वहाँ पर जो बोलती हैं जब तो सब सुनते हैं। तो अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि इस तरीके से मैं बोल पाऊँ तो मैं अपने लोगों के लिए वो करना चाहूँगी। सो बिफोर आई लेट यू गो, 2 पर्सनल सवाल। शाहरुख खान फेवरेट एक्टर, पहले उसका जवाब दीजिए फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगी। जी, शाहरुख खान मुझे लगता है मेरे साथ-साथ बहुत से लोगों के फेवरेट एक्टर हैं और उन्होंने जिस तरीके से मुझे हमेशा आजकल जैसी पिक्चरें बन रही हैं पेट्रियटिज़्म को लेकर, तो मुझे नहीं लगता शाहरुख खान से अच्छा कोई काम उस फील्ड में कर सकता है। और जब भी मैं बाहर भी रही हूँ तो जब भी हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है उसके साथ में शाहरुख खान का नाम ज़रूर आता है, ख़ासकर विदेश में आप कहीं भी चले जाएँ। तो मैंने बचपन से उन्हें देखा है, पसंद हैं और न सिर्फ देखने में बल्कि मुझे लगता है वो बहुत अच्छा संवाद भी करते हैं और उन्हें देखकर हमेशा सीखने को मिलता है। उनके इंटरव्यूज़ हों चाहे उनके व्यूज़ हों और मूवीज़ तो सभी को पसंद हैं। तो हमेशा से वही मेरे फेवरेट एक्टर। सो नो वन लाइक शाहरुख खान, नो वन लाइक शाहरुख खान एंड नो वन एवर विल बी। आई डोंट थिंक सो। Let me tread personal ground, and I wouldn't like to, but the viewers will kill me if I don't. Men in your life, and आप कब शादी करेंगी? शादी का विचार आपके मन में है और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है। लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा तो सबके सामने होगा, सबको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अभी मैं बस सीखना चाहती हूँ कि ये जो मुझे नया रास्ता मिला है, नया ओहदा मिला है, इसमें कैसे मुझे काम करना है। और जब भी पर्सनल लाइफ में कोई भी नई चीज़ आएगी तो सबको बताया जाएगा। और निकाह या रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में भी मैंने सोचा नहीं है, पर अगर मौका मिला तो दोनों भी कर सकते हैं। So no man in your life at the moment? जी नहीं। इकरा हसन, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, इकरा हसन की वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से मुतफर्रिकात का बयान सुनते हैं। हर हफ्ता नहा धोकर नाफ से नीचे और बगल वगैरह के बाल दूर करके बदन को साफ सुथरा करना मुस्तहब है। हर हफ्ता ना हो तो 15वें दिन सही, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं। अगर 40 दिन गुजर गए और बाल साफ न किए तो गुनाह हुआ। मसला, किसी जानदार चीज को आग में जलाना दुरुस्त नहीं, जैसे भड़ों का फूकना, खटमल वगैरह पकड़कर आग में डाल देना, ये सब नाजायज है। मिशकात शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अगर मजबूरी हो के बगैर फूके काम न चलेगा तो फिर भड़कों का फूक देना या चारपाई में खोलता पानी डाल देना दुरुस्त है। मसला, किसी बात की शर्त बंधना जायज़ नहीं, अलबत्ता अगर एक ही तरफ से हो तो दुरुस्त है। मसला, जब कोई 2 आदमी चुपके चुपके बातें करते हो तो उनके पास ना जाना चाहिए। छुपकर उनकी बातों को सुनना बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई दूसरों की बात की तरफ कान लगाए और उनको नागवार हो तो क़यामत के दिन उसका कान में गरम गरम शीशा डाला जाएगा। मसला, शोहर के साथ जो बातें हों, जो कुछ मामला पेश आया हो, किसी और से कहना बड़ा गुनाह है। मसला, इसी तरह किसी के साथ हंसी मजाक करना कि इसको नागवार हो या तकलीफ हो दुरुस्त नहीं। मसला, पच्ची चौसर ताश वगैरह खेलना दुरुस्त नहीं। अगर बाजी बदकर खेले तो ये सरीह जुआ है और हराम है। मसला, जब कोई लड़का लड़की 10 बरस के हो जाएं तो लड़की को माँ बहन वगैरह के पास और लड़कियों को भाई और बाप के पास लेटना दुरुस्त नहीं।
अलबत्ता अगर लड़का बाप के पास और लड़की माँ के पास लेटे तो जायज़ है। मसला जब किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह देना चाहिए, और जब अल्हम्दुलिल्लाह कह लेना तो सुने वाले पर उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है, ना कहेगा तो गुनाहगार होगा। और ये भी ख्याल रखो कि अगर छींकने वाला औरत या लड़की है तो काफ का ज़ेर कहो, और मर्द या लड़का है तो काफ का ज़बर कहो। फिर छींकने वाला उसके जवाब में यगफिरुल्लाहु लना व लकुम कहे, लेकिन छींकने वाले की ज़िम्मा वाजिब नहीं बल्कि बेहतर है। मसला छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहते कई आदमियों ने सुना तो सबको यरहमुकल्लाह कहना वाजिब नहीं। अगर उसमें से एक कह दे तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने जवाब न दिया तो सब गुनाहगार होगा। मसला अगर कोई बार बार छींके और यरहमुकल्लाह कहे तो फ़कत 3 बार यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है, इसके बाद कहना वाजिब नहीं। मसला जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ले या पढ़े या सुने तो दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है, अगर ना पढ़े तो गुनाह हुआ। लेकिन अगर एक जगह कई दफ़ा नाम लिया तो हर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब नहीं, एक ही दफ़ा पढ़ लेना काफ़ी है। अलबत्ता अगर जगह बदल जाने के बाद फिर नाम लिया या सुना तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो गया। मसला बच्चों की बराबरी वगैरह बनवाना दुरुस्त और जायज़ नहीं, या तो सारा सर मुड़ाया या सारे सर का बाल रखो। मसला औरतों को भी अस्सलामु अलैकुम और मुसाफ़ा करना सवाब है, इसके रिवाज देना चाहिए। आपस में मुसाफ़ा करे, और मर्द औरत सब के लिए इसका हुक्म है। मसला जहाँ तुम मेहमान जाओ किसी फ़कीर को रोटी खाना मत दो, मीज़ान से पूछे बगैर देना गुनाह है। लिबास और पर्दा का बयान। छोटे लड़कों को कड़े हसीली वगैरह कोई जेवर और रेशमी कपड़ा पहनाना, मखमल पहनाना जायज़ नहीं। इसी तरह रेशमी और सोने चांदी का तावीज़ बनाकर पहनाना और रकसम व ज़ाफ़रान कार रंगा हुआ कपड़ा पहनाना दुरुस्त नहीं। गर्ज़ ये जो चीज़ें मर्दों को हराम है वो लड़कों को भी न पहनाना चाहिए। अलबत्ता अगर बाना सोत का हुआ हो और ताना रेशमी ऐसा कपड़ा लड़कों को पहनाना जायज़ है। इसी तरह अगर किसी मखमल कारवां रेशम का ना हो तो वो भी दुरुस्त है, और ये सब मर्दों को भी दुरुस्त है। और गोठा लचका लगाकर कपड़े पहनना भी दुरुस्त है, लेकिन वो लचका 4 उंगल से ज़ायद चौड़ा ना होना चाहिए। नशा की चीज़ों का बयान। जितनी शराबें हैं सब हराम है और नजिस है। तारी का भी यही हुक्म है। दवा के लिए भी इनका पीना दुरुस्त नहीं, बल्कि जिस दवा में ऐसी चीज़ें पड़ी हों उसका लगाना भी दुरुस्त नहीं। मसला शराब के सिवा जितने नशे हैं जैसे अफ्यून, जायफल, ज़ाफ़रान वगैरह, इनका हुक्म है कि दवा के लिए इतनी मिक़दार खाना दुरुस्त है कि बिल्कुल नशा ना आए, और इस दवा का लगाना भी दुरुस्त है जिसमें ये चीज़ें पड़ी हों और इतना खाना कि नशा हो जाए। मसला ताड़ी और शराब के सरका का खाना दुरुस्त है। मसला बाज़ी औरतें बच्चों को अफ्यून देकर लेटा देती है कि नशा में पड़े रहे, रोए धोए नहीं, ये हराम है। और इक़रा से जुड़ी खबरों और स्पीचों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी ही नई स्पीच के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।